नमस्कार दोस्तों, एडू सचिन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। अच्छा, जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे भारत को एक धागे में पिरो कर रखा था, वो अचानक से बिखर जाता है। तो फिर क्या होता है इसके बाद? क्या चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, एक खालीपन आ जाता है? हाँ, ये सब तो हुआ, लेकिन ये दौर अनबिलीवेबल क्रिएटिविटी और नई ताकतों के उभरने का भी था। तो आज हम इसी फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। चलिए, मौर्यों के बाद के भारत की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप, इस उथल पुथल भरे दौर को समझने का। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे उस केओस में से एक नया ऑर्डर बना और मौर्यों के जाने से जो खाली जगह बनी थी उसे आखिर किसने और कैसे भरा। इसको ना एक बड़े से जिक्सॉ पजल की तरह समझिए। मान लीजिए उसका जो सबसे बड़ा और बीच का टुकड़ा है, यानी मौर्य साम्राज्य, उसे किसी ने अचानक हटा दिया। अब क्या होगा? जाहिर है आसपास के जितने भी छोटे बड़े टुकड़े हैं वो सब उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बस मौर्यों के पतन के बाद भारत में ठीक यही हुआ था। इसी को हम कहते हैं पावर वैक्यूम या शक्ति का शून्यकाल। मतलब सत्ता पर कब्जा करने की एक होड़ सी शुरू हो गई। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी रेले रेस की तरह लगती है ना? लेकिन इसमें खास बात यह है कि बैटन किसी एक धावक को नहीं, बल्कि एक साथ कई धावकों को दे दी गई। मतलब जिस वक्त उत्तर में एक वंश खत्म हो रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण में दूसरा वंश खड़ा हो रहा है और पश्चिम से तो नई ताकतें अंदर आ ही रही हैं। तो ये कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें सब अपनी अपनी धुन बजा रहे थे। चलिए अब सीधे उस पुराने साम्राज्य के हार्टलैंड यानी मगध पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि सिंहासन पर सबसे पहले कौन बैठा। और कहानी की शुरुआत होती है एक धोखे से। शुंग वंश, जो भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश था, मतलब पहली बार पुजारी वर्ग के लोग राजा बने, वो एक तख्ता पलट से सत्ता में आया। इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य सेना का ही एक जनरल था। उसने अपने ही राजा, जो आखिरी मौर्य सम्राट था, उसकी हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। पुष्यमित्र एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन से भरा शासक था। देखिए, एक तरफ तो उसने यूनानी हमलावरों से देश को बचाया और हिंदू परंपराओं को, जैसे अश्वमेध यज्ञ, उसे फिर से प्रमोट किया। लेकिन दूसरी तरफ, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, उसने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध भरुहूत स्तूप भी बनवाया। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और शुंग वंश का अंत कैसे हुआ? अंदाजा लगाइए, एक और हत्या के साथ। इसके बाद बहुत ही थोड़े समय के लिए कण्व वंश आया। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। ताकत अक्सर सिर्फ एक तलवार की धार पर ही टिकी होती थी। अच्छा, अब जब ये सब उत्तर भारत में चल रहा था, उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़ी शक्ति अपनी जड़ें जमा रही थी, और वो थे सातवाहन। सातवाहन जो थे, वो लंबी पारी खेलने के उस्ताद थे। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग 300 सालों तक चला। सोचिए, इस उथल पुथल वाले समय में ये कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने दक्षिण और मध्य भारत को एक मजबूत स्थिरता दी। और ये देखिए, ये उनके दूरगामी प्रभाव को कितने शानदार ढंग से दिखाता है। उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जिसमें राजा अपनी जमीन ब्राह्मणों को दान में देते थे। इस एक प्रथा ने आने वाली सदियों तक भारतीय समाज के ताने बाने को एक नया ही आकार दे दिया। चलिए अब अपना ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर करते हैं, जहां एक के बाद एक कई विदेशी आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में नई संस्कृतियों और नए विचारों को जन्म दिया। हिंद यवन या इंडो ग्रीक्स उस जमाने के ट्रेंड सेटर्स थे, कह सकते हैं। वे भारत में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर राजा का साफ साफ चेहरा बनवाया। सोचकर देखिए, पहली बार आम लोग देख सकते थे कि उनका राजा दिखता कैसा है। ये पैसे और सत्ता के इतिहास में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। जरा कल्पना कीजिए, एक ताकतवर यूनानी राजा एक बौद्ध भिक्षु के साथ बैठकर जीवन के अर्थ पर बहस कर रहा है। यहाँ ठीक यही हुआ था। राजा मेनेंडर और भिक्षु नागसेन के बीच ये बातचीत इतनी गहरी थी कि इसके बाद राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उस दौर के अद्भुत कल्चरल एक्सचेंज का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये टेबल एक तरह से एक क्विक समरी है। हमें एक नजर में पता चल जाता है कि उत्तर पश्चिम से कौन कौन आया। हिंद यवन अपने साथ कला और दर्शन लाए, शक एक बड़े इलाके में फैल गए और पार्थेनों का राज छोटा लेकिन महत्वपूर्ण था।
इनमें से हर एक ने भारतीय संस्कृति के मोज़ेक में अपना एक छोटा लेकिन जरूरी टुकड़ा जोड़ा। और ये देखिए कितना कमाल का एग्जाम्पल है कि कैसे हिस्ट्री आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोचिए, 2000 साल से भी पहले मिली एक जीत ने एक ऐसे कैलेंडर को जन्म दिया जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। अब इन सभी विदेशी राजवंशों में से एक ऐसा था जो एक सच्चे साम्राज्य के रूप में उभरा। एक ऐसा साम्राज्य जो उस समय के रोम और चीन जैसी वर्ल्ड पावर्स को टक्कर देता था, और वो थे कुषाण। कनिष्क कुषाणों का सबसे महान शासक था, प्राचीन दुनिया के ग्लोबलाइजेशन का एक सच्चा मास्टर। उसका सिल्क रोड पर कंट्रोल था, जो उस जमाने में चीन और रोम के बीच व्यापार का सुपर हाईवे था। इसी वजह से उसके पास बेहिसाब दौलत और ताकत थी, और उसने इस दौलत का इस्तेमाल कला, धर्म और व्यापार को बढ़ावा देने में किया। कुषाणों के दौर में कला जैसे एक्सप्लोड हो गई, और वो भी दो अलग अलग दिशाओं में। एक तरफ है गांधार शैली, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यूनानी देवताओं ने बुद्ध की मूर्तियों के लिए मॉडलिंग की हो। दूसरी तरफ है मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय है, जिसमें हिंदू और जैन देवी देवताओं के रूप को गढ़ा गया है। दो अलग स्टाइल एक ही दौर में, ये पूरब और पश्चिम के मिलन का ही तो नतीजा था। कनिष्क का दरबार उस समय के इंटेलेक्चुअल्स का, मतलब बुद्धिजीवियों का एक बड़ा हब था। कविता, विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों के बड़े बड़े दिमाग यहाँ रहते थे, जिनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, जैसे चरक की चरक संहिता, जो आयुर्वेद का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो इन सभी राज्यों के बनने और बिगड़ने के बाद आखिर पीछे क्या बचा? इस पूरे दौर से हमें क्या टेक अवे मिलता है? तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि जो दौर ऊपर से बिखराव और अराजकता का लग रहा था, वो असल में भारतीय इतिहास के सबसे क्रिएटिव और कनेक्टेड दौर में से एक था। ये संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बन गया था, जिसमें भविष्य के महान भारतीय साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस क्रिएटिव केओस या रचनात्मक अराजकता में से भारत का अगला महान साम्राज्य आखिर कैसे पैदा हो सका? ये दौर एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई और शक्तिशाली शुरुआत थी। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।